आजादी की लड़ाई से दूर क्यों रहे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर? डॉक्टर आंबेडकर ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग क्यों नहीं लड़ी? क्या वह ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे? उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में पद क्यों स्वीकार किया? उनका महात्मा गांधी के साथ मतभेद क्यों हुआ? भारत में अधिकतर महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बंटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनाता है तो दूसरा उन पर अंगुली उठाता है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भी इससे अछूते नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक बताया जाता है, तो दूसरी ओर कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना भी साधते हैं। डॉक्टर आंबेडकर के आलोचक दावा करते हैं कि वह अंग्रेजों के साथ थे और उन्हीं के मुताबिक काम करने की वकालत करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आंबेडकर का असल मकसद क्या था? दरअसल डॉक्टर आंबेडकर का मकसद वही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था। 1880 से 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना। फिर मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और महार रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स की उम्र बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुस्तानियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। ये मांगे बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि आंबेडकर की मांग भी ऐसी ही थी। वह पहले अपने समुदाय की भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आजादी नहीं तो उसके लिए देश की आजादी के कोई मायने नहीं। इसीलिए वह सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे, जिन्हें जातीय व्यवस्था ने ऐसे कामों तक सीमित कर रखा था जो सम्मान की नजर से नहीं देखे जाते थे। डॉक्टर आंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पैरोकारी करने वाली किताब मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाईं। उनका कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नीच कूट कूट कर भरा है। द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में डॉक्टर आंबेडकर ने लिखा है, मनु ने 4 वर्ण की वकालत की, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था की नींव पड़ी। मनु ने जाति की रचना की या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी किताबों और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनके जातीय तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर यह मुमकिन ही नहीं कि दलित समाज में सम्मान के साथ जी सके। यही वजह थी कि वह सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। डॉक्टर आंबेडकर दलितों की दशा सुधारने वाली मांगों पर ही अड़े रहे। वहीं कांग्रेस लगातार अपनी मांगों और आंदोलन का दायरा बढ़ाती रही। उसने दलितों से जुड़े मसलों को अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया भी नहीं। उसका मानना था कि जब आजादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। वहीं आंबेडकर का कहना था कि छुआछूत अंग्रेजों की देन नहीं है जो उनके जाने के बाद खत्म हो जाएगी। दलितों के साथ यह भेदभाव तो धार्मिक आधार पर सदियों से हो रहा है। डॉक्टर आंबेडकर ने शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाने की अपनी मुहिम जारी रखी। उन्हीं की वजह से साइमन कमीशन वंचित तबके को प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। वहीं कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला रखा था। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1935 में दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इसमें दलितों को 2 वोट देने का अधिकार था। एक वोट से वे अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुन सकते थे, दूसरे से किसी सामान्य वर्ग का। स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई कर रहे महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचन का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि इससे दलितों और सवर्णों के बीच की खाई और बढ़ जाएगी। उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया।
गांधी की तबीयत बिगड़ने के साथ आंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। कई जगह दलित बस्तियों पर हमले भी हुए। आखिरकार डॉक्टर आंबेडकर झुके और 24 सितंबर 1932 को गांधी और डॉक्टर आंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इससे दलितों के पृथक निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या राज्यों के विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। डॉक्टर आंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उनका दर्जा इस समय के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था। उन्हें श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। डॉक्टर आंबेडकर ने वायसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने वेतन भुगतान के लिए नियम बनवाए, श्रमिकों के लिए कारखाना संशोधन विधेयक पारित कराया। डॉक्टर आंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस हैसियत में थे, उनका मानना था कि उन्हें एक बड़ी ताकत मिली हुई है। वह इसका इस्तेमाल समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। उनका कहना था कि पहले दलितों को अधिकार मिल जाएं, उसके बाद ही उनके लिए किसी तरह की आजादी का कोई मतलब होगा। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में करो या मरो नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आंबेडकर इस आंदोलन के खिलाफ थे। डॉक्टर आंबेडकर ही नहीं, उस दौर के कम्युनिस्ट दलों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत का पक्ष लिया। दुनिया दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही जापानियों और नाजियों की हरकतें देख चुकी थी। ऐसे में डॉक्टर आंबेडकर के साथ देश कई राजनीतिक चिंतक मानने लगे थे कि फांसीवाद अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर आंबेडकर को डर था कि अगर नाजियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो इसके नतीजे काफी खतरनाक होंगे। जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर तो रक्त शुद्धता का बड़ा हिमायती था। उसके समर्थक तो भारतीयों को एकदम गया गुजरा समझते थे। यही वजह है कि डॉक्टर आंबेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, सभी भारतीयों की देशभक्ति यही है कि वह अराजकता फैलने से रोकें, क्योंकि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनाने में मदद करेंगे। अब डॉक्टर आंबेडकर और कांग्रेस का प्रमुख मकसद एकदम अलग हो चुका था। डॉक्टर आंबेडकर अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहते थे। वह अंग्रेजी कानून से सीमित आजादी के पक्षधर थे, जैसा कि कांग्रेस 1929 तक कहती थी। डॉक्टर आंबेडकर और गांधी के बीच तल्खियां भी पूना पैक्ट के बाद बढ़ती गईं। उन्होंने गांधी की हत्या पर यहां तक कह दिया, गांधी की मौत से कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा। अब जनता को सुपरमैन के जुड़ाव से मुक्ति मिलेगी। लोग अपने बारे में सोच सकेंगे, अपने मकसद के लिए खड़े हो सकेंगे। यह हिस्सा लेटर्स ऑफ आंबेडकर में प्रकाशित है। कांग्रेस और डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी लड़ाई एक ही तरह से शुरू की थी, लेकिन सामाजिक कुरीतियों और सिविल सर्विसेज में उम्र बढ़ाने जैसे मामलों पर कांग्रेस की मांगें मान ली गई। इससे उसकी लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच गई। वहीं आंबेडकर की लड़ाई दलितों को हक दिलाने तक ही उलझी रही, क्योंकि उसमें कोई ठोस प्रगति ही नहीं हुई। डॉक्टर आंबेडकर का मानना था कि आजादी के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव जारी रहेगा। इसीलिए वह कानूनी प्रावधानों के जरिए दलितों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाना चाहते थे। डॉक्टर आंबेडकर की आशंका आजादी के बाद सही साबित भी हुई। आजादी के 70 साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज भी दलितों को मंदिर में न घुसने देने और उन्हें घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की घटनाएं उसी तरह से अखबारों की सुर्खियां बनती हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में बनती थी। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर आंबेडकर को लगता था कि दलितों को उनका हक दिलाना संपूर्ण आजादी से ज्यादा जरूरी है।